देखिए जी, मैं लास्ट क्लास में अपना अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को हमने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी कर ली थी वो कर ली थी जिसमें कि अल्कोहल में आर ओ एच में एच वाला बॉन्ड टूटता है ओ एच का, यानी कि एसिडिक नेचर वाली सारी प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने बी प्रॉपर्टी जो स्टार्ट करी थी वो बी प्रॉपर्टी थी जिसमें कि आर में ओ एच ही सब्सटीट्यूट हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने पहली प्रॉपर्टी कर ली थी पहली प्रॉपर्टी हमने कर ली थी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी कर ली थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका ही चार्ट था वो जो मैंने आपको बनवाया था कि आर ओ एच, और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एन सी एल टू, यानी कि ल्यूकास रिएजेंट से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, कि आर सी एल बनाने के लिए, और उस पर खत्म हो रहा था आपके I2 इन द प्रेजेंस ऑफ P4 और हीट, यानी कि RI बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको यहाँ पे OH नेगेटिव रिप्लेस हो रहा है किससे? X नेगेटिव, यानी कि हेलाइड से। ठीक है ना। अच्छा, हम जो इसका बी पार्ट हमने कर लिया था, वो भी हमने स्टार्ट कर लिया था, वो था एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। वो था एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, आपके ध्यान ध्यान है, लास्ट क्लास में नोट्स बना रहे हैं आप, तो उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने देखा था कि जब आपका सपोज कर लो कोई भी एल्कोहल है, सपोज कर लो ये आपका ये एल्कोहल था। ठीक है, इसको जो हम कोंक एस्टोसोफोर के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं? कोंक एस्टोसोफोर, यानी कि कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने का मतलब है यहाँ पे 443 केल्विन का टेम्परेचर हम यूज करते हैं। ठीक है, 443 या अबव का टेम्परेचर यूज करते हैं। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ OH जुड़ता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसको इधर उधर वालों को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। इस केस में दोनों बीटा कार्बन सेम है, तो अल्फा से OH जाता है, आपके ध्यान है अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो अल्टीमेटली अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये चाहे आप ये बनाओ चाहे ये बनाओ, एक ही बात है, मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया था। ठीक है, दोनों एक ही बात, क्योंकि रोटेशन ही तो करी आपने। अब हम लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स करेंगे जिसमें कि एक से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको, है ना, कल जाते जाते शायद मतलब लास्ट क्लास में ये एग्जांपल दिया था जहां तक मेरे ध्यान है। मैंने कहा था अगर इसका हम डिहाइड्रेशन कराए, अगर हम इस मॉलिक्यूल को कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो इसमें देखिए, इसमें एक छोटा सा पहले कंडीशन को समझेंगे। कंडीशन को कैसे समझेंगे? इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन जिससे वो जुड़ा है अल्फा कार्बन ही है। ठीक है, बीटा कौन सा है? एक बीटा ये है और एक बीटा ये है। ठीक है ना, इसमें दो बीटा है। अच्छा, क्या दोनों बीटा लगे? हाँ, दोनों बीटा लगे। इसमें ऊपर वाले केस में हमने दोनों को बीटा बीटा लिया, क्यों? क्योंकि दोनों जगह यहाँ भी CH2 था और यहाँ भी CH2 था, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2, यानी कि यहाँ पे जब देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब सारे बीटा पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जैसे कि दो कार्बन, दो दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो वो बीटा इक्विवेलेंट है। ये बीटा कैसे है? ये इक्विवेलेंट बीटा है। लेकिन इस केस में अनइक्विवेलेंट बीटा है। कैसे बीटा है? अनइक्विवेलेंट। यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास तीन हाइड्रोजन है। समझे बात? तो मैटर करता है कि अल्फा से तो OH जाएगा, OH तो जाना ही जाना है, लेकिन अब H कौन से बीटा से जाएगा? तो अगर हम बीटा से हाइड्रोजन निकाल लें, किससे निकाल लें? बीटा से हाइड्रोजन निकाल लें, तो प्रोडक्ट बनेगा ये। देखिए, अगर बीटा से हाइड्रोजन निकालेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 C, ऊपर CH3, और यहाँ से CH में से हाइड्रोजन चला गया दीदी, तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा, आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH, OH इसमें तो चला गया तो CH3 है। इसमें हमने कहाँ से रिमूव करा? H रिमूव करा बीटा कार्बन से। लेकिन अगर इसकी दूसरी कंडीशन लें, दूसरी कंडीशन में बीटा डैश से निकालें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये CH का CH ही रहेगा, ऊपर CH3 सेम ही रहेगा, यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या से रिमूव करा हमने? यहाँ पर हमने H रिमूव करा बीटा डैश से। ठीक है दीदी, ये बात ध्यान रखिएगा आप। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से एक ही प्रोडक्ट सही है, एक प्रोडक्ट गलत है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट सही है, एक प्रोडक्ट गलत है, तो कैसे बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो यहाँ पे काम आता है, यदि यहाँ पे एक रूल काम आता है, उस रूल को बोलते हैं, देखो जैसे मार्कोनी को पढ़ा था, तो यहाँ पे जो रूल है वो है सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल है? सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मार्कोनी को क्या कहता था? मार्कोनी को एडिशन की बात करता था।
मार्कोनी को तब बात कर रहा था एडिशन की, नेगेटिव पार्ट उस पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे। यहाँ सेठ है, सेठ जी क्या करते हैं? अच्छा, सेठ लोग जो होते हैं जनरली मरते को मारते हैं ना, तो सेठ से ध्यान रखना, सेठ जी हैं ये मरते को मारेंगे। सेठ जी मरते को मारेंगे, बात ध्यान रखेंगे दीदी, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर रहा हो और एक से ज्यादा केस बन रहे हो तो सेठ जी आते हैं और मरते को मारेंगे। यानी कि इनके आपको स्टेटमेंट से पता लग गया होगा सेठ जी क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जब आपके पास एक से अधिक बीटा बन रहे हो तो आप उस बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करना जिस बीटा में ऑलरेडी क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे कि आप बताओ, इस बीटा में एक हाइड्रोजन है, इस बीटा में तीन हाइड्रोजन है, तो कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करोगे? जिसपे से ऑलरेडी कम है, यानी कि बीटा से रिमूव करेंगे। यानी कि ये वाला, यानी कि दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है दीदी, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट और दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है दीदी, ये बात ध्यान रखेंगे। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, यानी कि आपका करेक्ट प्रोडक्ट का बोल लूँ तो ये है और ये आपका रॉन्ग प्रोडक्ट है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा हो, एक तरह का अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये भी मैंने कल बताया था, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है? एक तरह का अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलता है इसका। एलिमिनेशन यानी कि कोई चीज रिमूव हो रही है, वाटर का रिमूवल है ना, वाटर का रिमूवल हो रहा है, वाटर का रिमूवल होता है ना इस केस में, तो वाटर का रिमूवल, तो हमेशा उस हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव होगा जिस कार्बन पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका दूसरा केस करते हैं, देखिए दूसरा केस करते हैं एक बार। ये सेठ जी, ये किसने कहा था? ये सेठ जी ने कहा था। सेठ जी कह के मर जाए कि मरते को मारेंगे, हाइड्रोजन उससे निकालना जिसपे कि ऑलरेडी कम है। तो चीजें आपको नोट करनी है, ध्यान रखनी है, हमारे जो है ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी। कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन देते वो, क्योंकि सिलेबस उन्होंने इतना सारा दे रखा है, ठीक है। वो अगर ऊपर ऊपर से भी क्वेश्चन बनाने लगे तो सिलेबस इतना ठीक ठाक है। ऑर्गेनिक कब तो खैर हमारा खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ही मान लो आप कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दीदी। चलो इसका दूसरा एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं आपको, बताओ। हम्म, देखिए अब ये है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड में एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी कई बार आया हुआ, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आया हुआ। अब बताइए दीदी, अब अल्फा तो हमारा ये, पहले तो अल्फा बीटा क्लासिफाई करना सबसे पहले जरूरी है कि आप अल्फा बीटा क्लासिफाई कर लो। तो अल्फा ये है, बीटा ये है और बीटा डैश ये मान लो। तो अल्फा ये है, अल्फा से तो बच जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यानी कि बीटा बीटा के पास भी आ सकता है, या फिर डबल बॉन्ड बीटा डैश के पास भी आ सकता है, यानी कि यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब आप बताओ कहाँ आना चाहिए बीटा, कहाँ आएगा, कहाँ करेक्ट है बीटा का होना, ठीक है बताओ। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को डिकोड करो तो बीटा पे कम हाइड्रोजन है, बीटा डैश पे कम हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन है, जैसे कि देखिए। ठीक है दीदी, अगर आप देखो तो ये ओ OH है, ठीक। ओ OH तो यहाँ ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा डैश है। तो कौन से बीटा पे कम हाइड्रोजन है? बीटा मतलब कौन से वाले बीटा पे कम हाइड्रोजन है? बीटा पे, बीटा पे डैश, तो बीटा पे कम हाइड्रोजन है, बीटा डैश पे दो है, तो बीटा से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन, समझे। बीटा डैश को नहीं चढ़ेंगे तो डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, ना कि अल्फा और बीटा डैश के बीच में, ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन सा सही है? प्रोडक्ट ये वाला सही है, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट और दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना।
यानी कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए, एक विकल्प दिया जाए, तो मेजर प्रोडक्ट यानी कि ये करेक्ट प्रोडक्ट है और ये इनकरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा, तो मेजर माइनर नहीं पूछ रहेगा, वो सीधा पूछेगा कौन सा बनेगा, ठीक है। हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना वहाँ कि कौन सा बनेगा, कौन सा ज्यादा, कौन सा कम, हमें सीधा बताना सही है गलत। तो मेजर वन इज द करेक्ट आंसर, है ना, और माइनर वन इज द इनकरेक्ट आंसर। और ये डिफाइन किससे होता है, अगेन ये होता है सेट्स रूल से, ठीक है, सेट्स रूल, बस। तो इससे ज्यादा यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है अल्कोहल्स की, जो नेक्स्ट तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं अल्कोहल, वो है दीदी ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन का मतलब जाहिर सी बात है उनमें ऑक्सीजन ऐड करी जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड करी जाएगी, या हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकती है। अब देखना आप, अब एक चीज को समझते हैं, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सेप्ट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, नोट से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट हेडिंग जो हम करने जा रहे हैं अल्कोहल्स की, वो करने जा रहे हैं, अब मेरे ध्यान नहीं है, हाँ सी होगी ना, सी होगी, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप एक बात चीज ध्यान रखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि आप एल्डिहाइड्स का जब रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ना, बिल्कुल। और जब कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। मैंने ये चीज आपको बहुत पहले लिखवाई थी। रिडक्शन का मतलब है दो हाइड्रोजन ऐड करना, रिडक्शन का मतलब है दो हाइड्रोजन ऐड करना। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, हाँ इसका रिवर्स भी ट्रू है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करते हो 1 डिग्री अल्कोहल का, तो एल्डिहाइड मिलता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करते हो, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करते हो तो कीटोन मिलता है। तो ये बात हम नोट करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम समझते हैं स्कीम की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं तो अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट याद करा, ठीक है। देखिए स्कीम की फॉर्म में अगर याद करें तो पहले आप स्कीम नोट कर लो प्लीज, कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पहले एल्डिहाइड मिलेगा दीदी, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर और ज्यादा ऑक्सीडेशन कर दोगे, यानी कि स्कीम आगे चलती रहे, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बन नंबर सेम रहेंगे, कार्बन नंबर सेम रहेंगे, एन एन और एन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं आपको लिखवाऊं तो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दीदी, है ना। ये चीज देखो कॉन्सेप्चुअल है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पीसीसी आता है एक, तो पीसीसी की फॉर्म होती है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। दूसरा होता है सीआरओ3, सीआरओ3, ठीक है। ये क्या होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। ये क्या करेंगे, आपके ये केवल अल्कोहल से, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये केवल और केवल ये फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल ये फर्स्ट स्टेप कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में जैसे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, या फिर KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, है ना। या फिर HNO3 आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ध्यान रखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये सीधा अल्कोहल से, ये सीधा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है, ये सीधा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ये चीज आपको नोट करनी है। ये कुछ ऐसा सिंपल सा रिएक्शन है भाई, आपने आपने यार, आपको थोड़ा सा आपको कोई रेसिपी बनानी थी, सपोज कर लो आपको अपनी आपको अपनी रोटी, अपनी दाल थोड़ी कच्ची रखनी थी, ठीक है। तो आप ए से बी तक गए, अगर आपने वीक हीट यूज करी, वीक बर्नर यूज करा, तो ए बी तक काम चल जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग यूज करा तो ए से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ए से डायरेक्ट सी बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना, है ना। आपकी दाल सीधा गल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल हलवा बन जाएगी वो, समझे बात। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप अल्कोहल पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो खाली एल्डिहाइड तक जाती है रिएक्शन, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज करते हो तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक चले जाएगी रिएक्शन, ठीक है ना। और वीक कौन कौन से हैं, वीक है पीसीसी और क्रोमेट,
CrO3, और स्ट्रॉन्ग कौन कौन से है, K2Cr27, KMnO4 और कॉन्क HNO3, नाइट्रिक एसिड यानी कि, है ना। K2Cr27 और KMnO4 इनके नाम लिख देता हूँ मैं आपको, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे। K2Cr27 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। KMnO4 का नाम क्या होता है, KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है दीदी। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट कलर क्या होता है, इसका कलर दीदी होता है ऑरेंज रेड, ध्यान रखेंगे, इसका कलर ऑरेंज रेड होता है। मतलब आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताऊं तो ब्रिक रेड होता है, ब्रिक रेड, ईंट के रंग जैसा है, बालाजी का सिंदूर जैसा होता है ना, बालाजी के सिंदूर जैसा रंग होता है K2Cr27 का। KMnO4 का कलर होता है जस्ट वॉयलेट, प्योर वॉयलेट, नील जैसा बिल्कुल, ठीक है, वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है। तो मैं आपको 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके दिखा देता हूँ एक बार, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके दिखा देता हूँ, देखिए देखो, 1 डिग्री अल्कोहल, कोई सा भी 1 डिग्री अल्कोहल बताओ, चलो 1 डिग्री अल्कोहल कोई से बता देता है। मैंने इथेनॉल लिया, कौन सा लिया, इथेनॉल, तो CH3 CH2 OH मैंने लिया, और मैंने यहाँ पे PCC लिया थी, क्या लिया, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिया। तो सबको पता ऑक्सीडेशन होगा, और PCC वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि एल्डिहाइड पे जाके रिएक्शन रोक देगा। तो देखिए क्या करना है आपको, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव करना है, बस आपको। भाई एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने में हाइड्रोजन डालते थे, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 C, और O के, O और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा, निकल के आ गया, निकल के गया H2। क्यों, क्योंकि PCC एक ऑक्सीजन देता है, PCC क्या देगा, एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ से पकड़ेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से पकड़ेगी, और खुद तो ऑक्सीजन है ही नेसेंट ऑक्सीजन, तो -H2 निकल जाएगा। देखिए CH3 CHO बन गया, नहीं बन गया, समझे। तो इथेनॉल से, इथेनॉल से सॉरी, इथेनॉल से क्या बन गया, इथेनॉल से इथेनॉल बन गया, इथेनॉल बन गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, यहाँ मैंने कि मैंने K2Cr27 ले लिया, मान लिया मैंने K2Cr27 ले लिया, तो अब एल्डिहाइड यही नहीं रुकेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और घुस जाएगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन घुस जाएगा, तो क्या बनेगा, स्कीम नोट करते चलेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है दीदी, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये क्या है आपका, ये है आपका इथेनोइक एसिड, क्या है आपका, इथेनोइक एसिड, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है दीदी। इथेनोइक एसिड, तो देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये एल्डिहाइड था, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, समझे ना। अच्छा, क्या कार्बन नंबर चेंज हुआ, नहीं कार्बन नंबर चेंज नहीं हुआ, 2 कार्बन यहाँ थे, 2 कार्बन ही यहाँ है, और 2 कार्बन ही यहाँ है, समझे बात, ये बात नोट करते चलेंगे। अच्छा, एक आपको ऐसी जनरल नॉलेज की बात बताऊं, जनरल नॉलेज क्या मतलब, हमें पढ़नी है वो चीज आगे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्लास में। ये सेम काम हमारे लीवर में होता है, सेम काम दीदी कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है, बात ध्यान रखना। यानी कि लीवर में हमारा इथेनॉल जो हम पीते हैं वो मेटाबोलाइज होकर इथेनॉल में बदलता है, और इथेनॉल से मेटाबोलाइज होकर किसमें बदलता है, वो इथेनोइक एसिड में, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इथेनोइक एसिड में, और इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड यानी कि सिरके वाला एसिड, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड तो होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमारे लीवर के लिए नुकसानदायक होता है, समझे बात। तो इथेनॉल डायरेक्टली हमारे लीवर को नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन कौन नुकसान कर रहा है, इथेनोइक एसिड, इसलिए कहते हैं कि लीवर के लिए नुकसानदायक है अल्कोहल। क्यों, क्योंकि भाई तुम इथेनॉल पी रहे हो, और वो ऑक्सीडाइज होके मेटाबोलाइज होके तुम्हारी बॉडी में एसिटिक एसिड बनाएगा, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लीवर को नुकसान देगा, है ना। और मिथेनॉल हमारे लिए जानलेवा क्यों है? लेकिन ये देखो, एसिटिक एसिड बना, इथेनोइक एसिड हमारे लीवर में बना, ये डेंजरस तो है, मतलब डेंजरस क्या है, बल्कि हार्मफुल एक पर्टिकुलर अच्छी बेटर टर्म होगी, हार्मफुल तो है ये, बट नॉट लीथल, लीथल यानी कि फैटल, यानी कि जानलेवा नहीं है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे लिए एसिटिक एसिड जो हमारे लीवर में बना, हम शराब पी गए, इथेनॉल पी गए, जो एसिटिक एसिड हमारे लीवर में बना, वो हमारे लिए हार्मफुल तो है लॉन्ग टर्म में, हम 10 साल 5 साल 15 साल पियेंगे तो लीवर बैठ तो जाएगा, लेकिन वो जानलेवा नहीं है कि इमीडिएट हमारी जान ले लेगा। लेकिन
आपने सुना होगा कच्ची शराब कुछ लोग पीते हैं, कच्ची शराब, देसी शराब, कहते हैं कच्ची शराब पी ली और उससे मौत हो गई, अंधे हो गए। तो ऐसा कच्ची शराब में क्या होता है कि उनकी बेचारों की इमीडिएट डेथ हो जाती है, अंधे हो जाते हैं। देखिए कच्ची शराब में क्या होता है, कच्ची शराब में इथेनॉल के साथ साथ, कच्ची शराब में इथेनॉल के साथ साथ थोड़ा सा मिथेनॉल बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। अच्छा मिथेनॉल क्यों बनता है? मिथेनॉल बनता है यदि इनकम्प्लीट फर्मेंटेशन की वजह से, इनकम्प्लीट या हेस्ट, है ना, हेस्टली फर्मेंटेशन करो, या फिर या फिर किसी तरह का क्या हो जाए, किसी तरह का क्या बोलते हैं उस चीज को, जब कोई चीज इन्फेक्ट हो जाती है ना, या कोई किसी तरह का पैथोजन आ जाए, है ना, पैथोजन से इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो जो कच्ची शराब लोग बाग गाँव में बनाते हैं तो भाई हाइजीनिक कंडीशन तो रखते नहीं है हमारी तरह बिल्कुल ब्रूअरी में या ब्रेकरीज में, ठीक है। जो कंडीशन होती है वो तो ऐसे मिट्टी विट्टी में बना दी, कीचड़ में, या फिर मतलब कहीं भी जंगल में जहाँ जगह मिली, ताड़ी जिसको बोलते हैं, उसको ताड़ी कच्ची शराब कुछ भी बोल देते हैं, बनाते हैं। जल्दबाजी में फर्मेंटेशन करते हैं रातों रात, एक रात में, दो रात में, तीन रात में, पूरा प्रोसेस भी फॉलो नहीं करते। तो केमिकली देखा जाए उसमें माइक्रोब्स बहुत सारे आ जाते हैं। मेन इसमें जो रीजन होता है माइक्रोब्स का होता है, ठीक है। उनमें माइक्रोब्स का रीजन होता है, कच्ची शराब में जो होता है रीजन मिथेनॉल बनने का, वो माइक्रोब की वजह से होता है। ईस्ट के अलावा कोई और अगर माइक्रोब आ जाए तो वो इथेनॉल तो बना देगा थोड़ा बहुत, लेकिन साथ साथ मिथेनॉल भी बना देगा। मिथेनॉल जब हमारे लीवर में जाएगा तो देखो मिथेनॉल क्या करेगा, आपने मिथेनॉल पी लिया CH3OH, तो हमारे लीवर में ऑक्सीडाइज होता है मिथेनॉल्स करके, है ना, मिथेनॉल ऑक्सीडेज करके एक एंजाइम होता है, मेरे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है, आपको आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारे लीवर में काम होता है पीसीसी वाला काम करता है, वो पीसीसी वाला काम करेगा तो मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा यदि मिथेनॉल, क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल यानी कि एक एच यहाँ से गायब करना, एक एच यहाँ से गायब करना भाई, ठीक है। तो ये बन गया ना HC डबल बॉन्ड OH बन गया, यानी कि आपका जो मिथेनॉल था वो मिथेनल में कन्वर्ट हो गया, मिथेनल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब फर्दर ऑक्सीडेशन जो इसका हो जाए, मान लिया K2 से R2 से 1 है, अब ये काम भी लीवर में ही होता है वैसे तो क्या होगा, अब यहाँ पे H और कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया है, ये बन गया मिथेनोइक एसिड, क्या बन गया है, ये बन गया मिथेनोइक एसिड, ठीक है। मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम इसका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, क्या नाम होता है कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड। और हाँ ये बात ध्यान रखना, जब लीवर में फॉर्मिक एसिड बन जाए तो वो पॉइजन का काम करता है, किसका काम करता है दीदी, ये पॉइजन का काम करता है, ठीक है। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, ये हमारे लिए फैटल होता है, फैटल यानी कि लीथल, ये जानलेवा है हमारे लिए। तो लीवर में अगर किसी तरह फॉर्मिक एसिड चला जाए तो जानलेवा है। आपने सुना होगा अमेज़न में इस तरह की चींटियां हैं कि अगर वो बहुत सारी लोगों को चिपट जाए तो आदमी की जान ले सकती है, क्यों, क्योंकि वो इतना सारा फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे कि हमें पैरालिसिस हो जाएगा और हम मर जाएंगे, समझे बात, अंधे हो जाएंगे। तो न्यूज में आपने सुना होगा कि लोग कच्ची शराब पीने के बाद पहले अंधे होते हैं अगर कम अमाउंट में पिया है तो, और अगर ज्यादा अमाउंट में पी है ना, या फिर तो विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटों के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे इस एग्जाम्पल से, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये हेडिंग है कि इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी। तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर लिया, अब 2 डिग्री का पढ़िए, 2 डिग्री का क्या होता है। देखिए 2 डिग्री का एल्कोहल क्या करता है, वीक और स्ट्रॉन्ग एजेंट यही रहेंगे, इनको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीक और स्ट्रॉन्ग एजेंट दीदी यही रहेंगे, इनको बदलने की जरूरत नहीं है। देखो जब हम 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है कीटोन, क्या बनता है, कीटोन बनता है, और कीटोन को भी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात ध्यान रखेंगे। एक और चीज, कार्बन नंबर कम हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक तो कार्बन नंबर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कार्बन नंबर क्या हो जाएगा, N-1, एक कार्बन कम हो जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको ऑक्सीडेशन। कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, चलो प्रोपेन 2 ले लेते हैं, CH3 CH3। अच्छा 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा और मुश्किल होगा ऑक्सीडाइज करने में, तो मैं यहाँ पे पीसीसी तो यहाँ पे काम नहीं आता जनरली, यहाँ पे हमने K2 से R2 से 1 ले लिया, मान लिया,
क्योंकि हमें तो आगे तक जाना ना, K2 से R2 ले लिया H पॉजिटिव में। तो एक ऑक्सीजन आएगी दीदी, एक ऑक्सीजन क्या करेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से पकड़ेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से पकड़ेगी, तो माइनस क्या निकाल लेगी, माइनस फोटोन निकाल देगी, और आपका यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन गया ये आपका। तो आपका है प्रोपेन 2 ये क्या है आपका, प्रोपेन 2, और ये क्या है आपका, ये आपका प्रोपेनोन, क्या दे दिया आपका, प्रोपेनोन। ठीक। अच्छा, इसका फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करा जाए, मान लिया मैंने आपके K2 ले लिया, तो KMnO4 ले लिया, KMnO4 ले लिया OH नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या होगा, पता क्या होगा, यहाँ पे ये चेन टूट जाएगी, ये चेन क्या होगी, ये चेन टूट जाएगी, एक कार्बन टूट जाएगा, क्योंकि बिना कार्बन टूटे तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ क्या बनेगा, और जिसके साथ C डबल बॉन्ड होगा उस पे OH जोड़ देना, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो OH, ये तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बन गया, इथेनोइक एसिड। और क्या एक कार्बन कम नहीं है, बिल्कुल कार्बन कम है, ये 3 कार्बन का था, ये भी 3 कार्बन का था, और ये कितने कार्बन का बना है, तो केवल 2 ही कार्बन का बना। तो ये तो बताया मैंने, अल्कोहल के जितने कार्बन होंगे उतने कीटोन होंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते जाते एक कम हो जाएंगे। कोई पूछे CH3 के साथ क्या हुआ, तो बोल देंगे भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ गया। क्या बना के उड़ गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ गया। ठीक है, बैलेंसिंग बैलेंसिंग में आपको नहीं करा रहा, आपको बस स्कीम ध्यान रखनी है, समझे। तो 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा और मुश्किल होगा, ऑक्सीडाइज करने में थोड़ा हार्ड होता है, ऑक्सीडाइज करना ये डिफिकल्ट होता है। ठीक है, डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, और ऑक्सीडाइज करके बनाएगा क्या, अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी एक कार्बन कम में। ठीक है, अब चलते हैं 3 डिग्री की तौर, किसकी तरफ चलता है, 3 डिग्री, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल ऑक्सीडाइज करना। 3 डिग्री तो ऑलमोस्ट ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, समझे बात। 3 डिग्री तो ऑलमोस्ट ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। देखिए अब इसकी स्कीम समझिए, होता क्या है 3 डिग्री में। 3 डिग्री की स्कीम क्या होती है, 3 डिग्री आप अल्कोहल लेंगे, उसका करने चलेंगे ऑक्सीडेशन। सुनना, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन अगर होता तो मैं आपको पहले ही ना बताता, 3 डिग्री का करने चलेंगे ऑक्सीडेशन हो जाता है डिहाइड्रेशन। चलते हैं ऑक्सीडेशन करने, हो जाता है डिहाइड्रेशन। ठीक है ना। अच्छा, जब डिहाइड्रेशन अल्कोहल का हो जाएगा तो आपको पता ही है, अच्छा याद रखना इसमें HNO3 यूज करता है, इस वाले स्टेप में HNO3 ही यूज करा जाएगा, क्योंकि HNO3 इसका पूरा पार्ट सकता है, HNO3 के अलावा कोई इसका ढंग से पूरा नहीं कर सकता। तो एल्कीन बन जाएगा, यदि डिहाइड्रेशन के समय क्या बन जाएगा, एल्कीन। अब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा कीटोन। क्या बनेगा, यदि कीटोन बनेगा ना। अब कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, कार्बन नंबर के साथ क्या होगा, अगर यहाँ n कार्बन है तो यहाँ n कार्बन ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे n-1 हो जाएगा और यहाँ पे n-2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हार्डेस्ट टू ऑक्सीडाइज होते हैं, दे आर मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये ऑक्सीडाइज करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, समझे। वैसे तो आपको इसके बारे में बस एक ही फैक्ट याद रखना कि इसमें कॉन्केस्टोसोफोर यूज करा जाएगा, दूसरा सबसे मुश्किल से ऑक्सीडाइज होंगे, तीसरी बात पहले स्टेप में एल्कीन बनेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन इनका हो नहीं सकता, और बल्कि हो क्या जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आपको एक स्कीम करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा 3 डिग्री एल्कोहल, ये रहा CH3 ठीक है, ये हमने लिया CONK3। तो क्या हुआ, अच्छा अगर ऑक्सीडेशन हो सकता तो OH से H जाता, एक H कार्बन से जाता, लेकिन कार्बन पे तो H है ही नहीं, कार्बन पे तो H है नहीं, तो ऑक्सीडेशन कहीं का होगा, हो ही नहीं सकता। तो आप ध्यान रखेंगे, अब इसको अल्फा बीटा मान के करो, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो सारे बीटा बराबर है तो किसी से चला जाए, अल्फा से H जाएगा, बीटा से OH जाएगा, तो देखिए कंडीशन बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और ये दीदी बन जाएगा CH3। अब इसका फिर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आप CONK3 यूज करते रहो। अब क्या होगा, अब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी वो CO2 बना के उड़ जाएगा। हमें बैलेंसिंग नहीं करनी,
आप बोर्ड में पढ़ रहे होते तो हम बैलेंसिंग कराता, वरना बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कीटोन बन गया। अब फर्दर इसको ऑक्सीडेशन कराया, फर्दर को हम क्या NO3 यूज करा दी, तो बताओ क्या होगा, पता क्या होगा। अब फिर जो हम पहले करके आए, अब बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। समझे बात बस। तो अब लिख लेते हैं, ये क्या था आपका, चलो कॉमन नेम लिखते हैं। वैसे इसका आयुर्वेदिक नेम तो है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, है ना। क्या नाम है इसका वैसे, इसका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, या आइसोप्रोपेन भी तो बोल सकते हैं इसको, क्या इसको आइसोप्रोपेन नहीं बोल सकते, हाँ इसको आइसो नहीं, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन भी तो है ना ये, इसका नाम आइसोब्यूटेन भी तो है, ठीक है। ये भाई 2 पे मिथाइल है और प्रोपोनिन है, 1 को हम दिखाते नहीं। ये क्या है आपका, ये बन गया, ये बन गया आपका प्रोपेनोन, यानी कि एसीटोन, ठीक है ये। और ये क्या बनेगा अल्टीमेटली आपका, ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड। मेन तो आप कार्बन नंबर पे नजर डाल लो, इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर 4 कार्बन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, इसके अंदर आते आते 3 कार्बन हो गए, इसके अंदर आते आते 2 ही कार्बन रह गए। तो देखो स्कीम फॉलो नहीं हुई क्या, अल्कोहल से एल्कीन तक सेम, कीटोन में जाते जाते एक कम, और कीटोन से एसिड में जाते जाते 2 कम, ठीक है ना। तो बस इसके साथ ही हमारा ऑक्सीडेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। लास्ट एक छोटी सी रिएक्शन, एक छोटी सी रिएक्शन, लास्ट एक छोटी सी रिएक्शन आपको बता दूं, तो वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या है दीदी, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या करते हैं, सेम काम है, सेम काम है, बस एक बात ध्यान रखना, पीसीसी। एक तो पहले इसमें क्या होगा, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करने पर एल्डिहाइड में बदल जाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करने पर कीटोन में बदल जाएगा, ठीक है दीदी। ये बात ध्यान रखेंगे। काम क्या है, साथ में क्या निकल जाएगा, H2 और साथ में H2 निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन रिमूवर। यार ऑक्सीडेशन होता है एक तरह का। अब मैं आपको इसके बारे में फैक्ट बताऊं, तो एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, सिमिलर टू ऑक्सीडेशन, just PCC is replaced by copper in the presence at 573 Kelvin। बस पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी की जगह कॉपर 573 केल्विन यूज करा गया, बाकी रिएक्शन सेम है। देखिए भाई 1 डिग्री अल्कोहल ले रहा मैं, कोई सा भी CH3 CH2, कोई सा भी 1 डिग्री अल्कोहल, देखिए है तो 1 डिग्री अल्कोहल दे भी भाई, अल्फा तो आगे की कार्बन से जुड़ रहा, उसके आगे चाहे कोई 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो जाए, ठीक है। इसको मैं पीसीसी रेट करा दूं, ध्यान रखना, चाहे मैं पीसीसी लिखूं चाहे मैं कॉपर 573 लिखूं, कॉपर 573 लिख रहे हैं, बस रिएक्शन का नाम बदलेगा, पीसीसी है तो ऑक्सीडेशन बोल लेंगे, कॉपर 573 है तो डिहाइड्रोजनेशन बोल देंगे। बात एक है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एक तरह का ऑक्सीडेशन का प्रकार ही तो होगा ना, बस आपको इतना समझना, कुछ नहीं है, रिएजेंट चेंज करा और कुछ नहीं चेंज करा।
तो एक हाइड्रोजन OH से निकलेगा, एक हाइड्रोजन अल्फा से निकलेगा, है ना जी। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, ऊपर CH3, ये CH डबल बॉन्ड को, यानी कि इसको और खोल के अगर हम दिखा दें तो ये बना दीजिए, बना नहीं बना, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है भाई साहब का? भाई साहब का नाम लिखते हैं 1 2 3, नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 1। इनका भाई साहब का नाम क्या है? 1 2 3, इनका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनल। अच्छा, एल्डिहाइड में 1 लगाने की जरूरत नहीं होती थी, एल्डिहाइड में 1 नहीं लगाना, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड तो हमेशा टर्मिनल पे ही मिलेगा, क्योंकि उसमें H भी तो आना ना एक तरफ, तो वो टर्मिनल पे ही तो मिलेगा ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेनल बनेगा नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मान ले 2 डिग्री अल्कोहल होता, मान ले 2 डिग्री अल्कोहल होता, कोई यहीं की यहीं चेंज कर देता है कहानी, यहीं की यहीं कहानी चेंज कर देता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता, देख भाई 2 डिग्री अगर होता तो यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दो, मान लिया ये होता, तो बताओ क्या होता? पता क्या होता? देखिए कुछ भी नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता, देखिए कहानी CH3 CH CH3, और जब इस CH पे एक ही हाइड्रोजन था वो ही निकल गया, तो अब क्या बचा? खाली कार्बन डबल बॉन्ड और वो CH3 दोनों का नू लिखा ही जाएगा। समझे बात? ये है, नाम क्या है इसका? लॉन्गेस्ट चेन भी तो लेंगे ना, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4, इसका नाम है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2। समझे बात? ये बात हो गई। और इसी के साथ ही हमारा अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज विद प्रिपरेशन दीदी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल करना है हमें, कि हमारे मानव शरीर पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ भी चुके। दूसरा हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कोहल, और तीसरा हमें पढ़ना है आयोडोफोम टेस्ट। क्या हमें पढ़ना है? आयोडोफोम टेस्ट, ठीक है, वो भी कंप्लीट करते हैं। चलो, अल्कोहल का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कोहल और आयोडोफोम टेस्ट भी पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं कि अल्कोहल की क्वालिटी कैसे पता लगे, यानी कि हमें अल्कोहल की डिग्री कैसे पता लगे, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है पता लगाने की अल्कोहल के बारे में। चलिए, इसके बारे में हालांकि दो टेस्ट होते। चलो चलो मैं आपको पहले हेडिंग डलवा के करवाता हूँ फिर, ठीक है। देखो, दो तरह के एनालिसिस होते हैं केमिस्ट्री में, आपको पता ना। देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल। देखिए, क्वालिटेटिव दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में आप क्या पता लगाते हो? क्वांटिटेटिव में आप जनरली कंसंट्रेशन पता लगाते हो, यानी कि जैसे कि मोलैरिटी, पीपीएम, ठीक है ना, उसकी मोलैरिटी क्या है, उसका पीपीएम क्या है उसका, या फिर मास वगैरह, है ना, ये सब पता लगाते हैं। क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटेटिव में आप पता लगाते हो उसकी प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव में आप उसकी प्रॉपर्टीज पता लगाते हैं। वो प्रॉपर्टी जनरली केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। समझे बात? तो हमें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव नहीं। क्वांटिटेटिव क्या? कंसंट्रेशन पता लगाओगे, ये तो बहुत तरीके हैं पता लगाने के। तो जनरली क्वांटिटेटिव, चलो क्वांटिटेटिव में एक चीज और, कोई पूछे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जनरली हम टाइट्रेशन के थ्रू पता लगाते हैं। किसके थ्रू पता लगाते हैं?
जनरली क्लासिकल मेथड इसका टाइट्रेशन है, क्लासिकल मेथड। अब तो बहुत मेथड्स हो गए, अब तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एमिशन है, एक्सरे है, ठीक है, मास है, बहुत तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई अब तो, ठीक है, फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। लेकिन क्लासिकल मेथड जो स्कूलों में सिखाया जाता है, जो कि आज से 150 साल पहले लोग साइंटिस्ट परफॉर्म करते थे, वो टाइट्रेशन है। तो टाइट्रेशन इज द क्वांटिटेटिव मेथड। लेकिन हमें क्वालिटेटिव, हमारे सिलेबस में हमें क्वालिटेटिव करना है, तो क्वालिटेटिव बताता हूँ आपको। देखो क्वालिटेटिव में हम कुछ नहीं करते, क्वालिटेटिव में केवल इतना डिफरेंशिएट करते हैं कि वेदर द गिवन अल्कोहल इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, यानी कि हमारा गिवन अल्कोहल जो है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ये बात ध्यान रखें। तो कैसे पता लगेगा, आप देखो देखो पहले इसके बारे में स्कीम नोट कर लेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल को जब ल्यूकास रिएजेंट से रेट करा जाए, यानी कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 से रेट करा जाए, क्या है ल्यूकास रिएजेंट है ना, सबको पता। तो सबको पता ही थी क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को जब रेट करा जाए तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल को अगर रेट कराया जाए तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा, है ना। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें ऑब्जर्व कैसे होगा कि कौन सा 1 डिग्री था, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में नो टर्बिडिटी अपीयर्स, 2 डिग्री में टर्बिडिटी विद इन 10 to 15 मिनट्स, और 3 डिग्री में इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी कुछ नहीं होती है, टर्बिडिटी को हिंदी में बोले तो धुंधलापन। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, है ना, हेजी, हेजीनेस या हेजी नेचर, समझे बात। जब भी, अच्छा सपोज अब मैं आपको प्रैक्टिकल कंसिडरेशन करके दिखाता हूँ। मैं कहने लगूँ कि मैंने आपको तो भाई ये कंपाउंड दिया C4H10 C4H9OH दिया मैंने, C4H9OH दिया, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में दिया। और कितने टेस्ट ट्यूब में दिया, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में दिया। तो बताओ इनमें से मुझे बताओ कौन सा एन-ब्यूटाइल है, कौन सा एन-ब्यूटाइल है, और ये बताओ कौन सा सेक-ब्यूटाइल है, और कौन सा टर्ट-ब्यूटाइल है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मान लो, एन-ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर होगा ये CH3 CH2 CH2 CH2OH होगा ना एन-ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये। सेक-ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेक-ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये होगा CH3 CH2 CH CH3, यानी कि ये 2 डिग्री है भाई, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री। और टर्ट-ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये होगा, तो बता दीजिए कैसे बताओगे आप। अब आप तो नहीं बता सकते, मैंने तो तीनों को टेस्ट ट्यूब में भर रखा, समझो प्रैक्टिकल क्या होता है। ये भी टेस्ट ट्यूब में भर रखा मैंने, ये भी टेस्ट ट्यूब में भर रखा, और ये भी मैंने टेस्ट ट्यूब में भर रखा, समझे। और तीनों कलर, अब फिजिकली तीनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता देखने में, तीनों की स्मेल ऐसी होती है, तीनों होते भी कलरलेस है, तीनों की डेंसिटी भी ऐसी, तीनों के अमाउंट भी ऐसा। तो आप कैसे बता दोगे कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, कौन सा एन-ब्यूटाइल, कौन सा आइसोब्यूटाइल, कौन सा सेक, सॉरी आइसो इसमें अलग होता है, कौन सा सेक-ब्यूटाइल, कौन सा टर्ट। आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई मुझे केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में छोड़िया और मुझे केवल एक कंपाउंड दे दे, उस कंपाउंड का नाम है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो आप उसमें 2 बूंद HCl डाल लोगे और चुटकी भर ZnCl2 का सॉल्यूशन बना के वो डाल दोगे। तो एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें धुंधलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो पहले भी क्लियर थी अब भी क्लियर है, HCl ZnCl2 डालने के बाद भी क्लियर है।
नो टर्बिडिटी का मतलब है क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है जी, यानी कि क्लियर है, यानी कि वो 1 डिग्री है। कैसी रही होगी वो एल्कोहल? वो एल्कोहल 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल यानी कि वो एन ब्यूटाइल है। समझे बात? ये प्रैक्टिकल है, बस आपको आपको तो लर्न करनी कंडीशन, मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ। जैसे बता देते हैं ना कि भाई कंडीशन बता देते हैं, किसी भी रेसिपी में कंडीशन बताते हैं कि ये चीज आपकी क्या नाम कि आपके पकौड़े जब बिल्कुल लाल हो जाए तो इसका मतलब आपने बेकिंग सोडा डाला हुआ, लाल ना हो तो यानी आपने सोडा नहीं डाला हुआ, तो वही कंडीशन। भाई आपके अगर ZHCl ZnCl2 डालते अगर क्लियर सॉल्यूशन है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल था, यानी कि एन ब्यूटाइल था। अगर HCl ZnCl2 डालने के 10 से 15 मिनट तक क्लियर है और 15 मिनट बाद धुंधला हो जाए तो यानी कि दीदी वो सेक ब्यूटाइल था, यानी कि वो 2 डिग्री था। कैसा था वो 2 डिग्री अल्कोहल था। समझे? और अगर डालते साथ ही हाथों हाथ इमीडिएटली टर्बिडिटी, इमीडिएटली बादल यानी कि धुंधलापन आ जाए बिल्कुल, टेस्ट ट्यूब पहले क्लियर थी और HCl ZnCl2 डालते एकदम से धुंधली हो जाए टेस्ट ट्यूब, यानी कि वो आपका कैसा अल्कोहल था? वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल था। ठीक है दीदी, बहुत आसान टेस्ट है ये, हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, ऐसे ही पता लगाते हैं हम। समझे? ऐसे ही आपको कल को क्वेश्चन देते हैं सपोज कर लो, और इस पे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। वो क्वेश्चन दे दे कि भाई मुझे बता, मेरे पास दो तरह के अल्कोहल्स हैं, एक है ये एन प्रोपाइल अल्कोहल और दूसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे आइसो सेक एक ही होता है, आइसो बोल लो चाहे सेक बोल लो। तो कैसे बताओगे आप? तो बोलेंगे ये 1 डिग्री है तो ये नो टर्बिडिटी देगा, यानी कि धुंधलापन देता ही नहीं है भाई साहब। और बोलेंगे ये 2 डिग्री है तो ये धुंधलापन देगा तो देगा जरूर, लेकिन ये टर्बिडिटी विद इन 10 to 15 मिनट्स देगा। ठीक है दीदी, ये बात ध्यान रखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। और इसी के साथ ही हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो गया। एक दूसरा मेथड भी होता है ल्यूकास मेथड के अलावा, इसको ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लिखना, इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। एक दूसरा टेस्ट भी होता है सेम प्रोसीजर, सेम टेस्ट के लिए, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पता लगाने के लिए। उस टेस्ट का नाम होता है विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, ये हम नीट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, बोर्ड में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हमें भी मतलब नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में ही नहीं है। ऐसे तो और भी टेस्ट होते हैं, एक मर्क्यूरी वाला टेस्ट होता है, तो उन्हें क्यों ही पढ़ना है? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ही क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट टेस्ट एल्कोहल का बचता है, लास्ट टेस्ट यदि एल्कोहल का बचता है वो है हमारा आयोडोफोम टेस्ट। ठीक है, वो है आयोडोफोम टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं तो इस टेस्ट को। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है आयोडोफोम टेस्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट हेडिंग है लास्ट एल्कोहल की, वो आप खुद देख सकते हैं, खुद कर लेना आप उसको, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन ह्यूमन बॉडी। उसमें वही है कि वो बॉडी में जाके ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होके वो सीएनएस पे इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ठीक है, जो उसकी केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री हमने समझ ही ली। केमिस्ट्री क्या थी? लिवर में जाके एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होना, फिर एसिड में ऑक्सीडाइज होना। आयोडोफॉर्म टेस्ट समझ, देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट समझने से पहले आयोडोफॉर्म समझ लेते हैं, आयोडोफॉर्म क्या होती है। आयोडोफॉर्म समझने से पहले क्लोरोफॉर्म समझ लेते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म क्या होती है, आपके ध्यान है मैंने आपको स्पेशली मार्क कराई थी। क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3 दीदी। क्या होती है क्लोरोफॉर्म? CHCl3 यानी कि कार्बन की एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है और बाकी 3 वैलेंसी पे क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। लिक्विड होता है, एनेस्थीसिया की तरह यूज होता था। इसका ही दूसरा भाई है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म नाम से ही पता लग रहा है, क्लोरीन की जगह बस आयोडीन नहीं रखना, यानी कि CHI3 आयोडोफॉर्म होता है, यानी कि कार्बन में एक तरफ H है और बाकी 3 तरफ है आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। ध्यान रखना है सॉलिड होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, सॉलिड होता है और ये येलो कलर का सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है ये? येलो कलर का सॉलिड, ब्राइट कलर का येलो कलर का सॉलिड होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ये डायरेक्ट आया हुआ आपके यहाँ के क्लोरो आयोडोफॉर्म क्या होता है, आयोडोफॉर्म की
फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो आपको सीधा देखते ही मार्क कर देना है, येलो कलर का सॉलिड होता है आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं, आयोडोफॉर्म का यूटिलिटी क्या है। आयोडोफॉर्म टेस्ट पे भी 2 मिनट बाद में जाएंगे, पहले आयोडोफॉर्म की यूटिलिटी करते हैं। आयोडोफॉर्म की यूटिलिटी क्या है, तो एक चीज लिखेंगे, मतलब लिखेंगे, लिख लो चाहे आप, चलो। आयोडोफॉर्म बहुत अच्छा यदि एंटीसेप्टिक होता है, क्या होता है, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक। एक जाना माना एंटीसेप्टिक आप सबको पता, हम सबके घर में रखा रहता है, बिटाडीन। बिटाडीन, बिटाडीन का कलर सबको पता क्या होता है, गोल्डन येलो। और वो गोल्डन येलो आयोडोफॉर्म की वजह से ही होता है, समझे बात दीदी, किसकी वजह से होता है, आयोडोफॉर्म की वजह से। तो जब तक बिटाडीन वगैरह नहीं थी दुनिया में इजाद, पैकेट फॉर्म में नहीं आते, तो लोग आयोडोफॉर्म अप्लाई कर लेते थे। ठीक है, एलोपैथी ने देखो हमें कितना कुछ दिया। तो आयोडोफॉर्म CH3 येलो कलर का सॉलिड है, और उसका ही सॉल्यूशन स्पिरिट में या किसी भी तरह के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिला के हम बीटाडीन बना लेते हैं, और वो येलो कलर का पेस्ट बन जाता है। आपने एक और चीज नोट करी होगी, समय के साथ साथ जहां भी बीटाडीन अप्लाई होती है वो येलो से धीरे धीरे वॉयलेट कलर में चेंज हो जाती है, नोट करी नहीं करी। किसी के सिर पे पट्टी बंधी, मतलब कहीं भी, है ना, हमने देखी हो किसी और के यहाँ, हम हाथ पे भी अगर ऐसे ही भी ना भी हो, इंजरी भी ना हो, आप किसी छोटी सी पट्टी पे, कपड़े पे, कागज पे बीटाडीन लगाना और लगा के छोड़ देना, सुबह लगाना, शाम को